निकल कर आया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया की ओर आगे हम बढ़े। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था कि दक्षिणी अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी थी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत की स्थिति अगर देखें तो भारत में उस समय आज़ादी की लड़ाई में उस समय आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय समिति बनाने का काम हो चुका था। जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में था उसी समय इन सभी बातों की सहमति के ऊपर विचार हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। हम केवल संविधान निर्माण की और उस समय आज़ादी की ओर ही विचार नहीं कर रहे थे, साथ साथ में दूसरी चीज़ों के ऊपर भी हम विचार कर रहे थे। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलाना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, फिर भी कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। मतभेद अभी भी है, पहले भी थे, लेकिन कुछ बुनियादी सवालों पर सबकी सहमति हो चुकी थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। कब लिखा? 1928 में। तो उस समय एक भारत का संविधान लिख लिया गया था और 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में ये रूपरेखा रखी गई थी और 1931 में ही ये संविधान की रूपरेखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ कराची में, वहाँ रख दी गई थी। आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, इन दोनों ही दस्तावेजों में सिर्फ स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। 1931 के कराची अधिवेशन में यहाँ तक का काम भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में हो चुका था। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। उस समय जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो उस दौरान कुछ 4 वर्ष बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया और उस समय ये काम हुआ। इसके आधार पर अंग्रेज़ों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। सबसे पहले भारत में चुनाव हुए अंग्रेज़ों के समय 1937 में प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव हुए। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाओं और व्यवस्थाएं बनानी थी। जो ये विधानसभा में लोग चुन के गए थे, इन्हीं लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्था और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून अधिनियम। ये 1935 भारत सरकार का जो कानून था, अधिकतर बातें भारतीय संविधान में यहाँ से हूबहू ले ली गई है। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुँचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचारों और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेताओं फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन
के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुए समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। तो इस स्तर तक हम पहुंच चुके थे हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे ये सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। जब इन चीज़ों को लागू करने का विचार कर रहे थे, वो हर पहलू पर विचार कर रहे थे कि ये भारत में उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था हो, रूस की क्रांति, समाजवादी क्रांति हो। इन सभी चीज़ों ने हमारे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर भारत के संविधान निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में हम संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेगी, उनके बारे में हम समझेंगे। चुने गए जनप्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। ये आप ठीक से याद कर लीजिएगा कि चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा किसे कहते हैं कि विशाल दस्तावेज को लिखने का जो काम करती है सभा, उसको संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। ध्यान रखना ये डेट, भारतीय संविधान सभा के चुनाव 1946 जुलाई में हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। ये भी ध्यान रखना, चुनाव हो गए, उसके बाद पहली बैठक कब हुई? दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिसंबर 1946। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। और संविधान सभा में दो हिस्से, और संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और दो भागों में संविधान सभा भी बंट गई। संविधान सभा दो भागों में बटी। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। पाकिस्तान के अंदर जो संविधान सभा के सदस्य निकल कर चले गए, उसके अलावा 299 सदस्यों ने मिलकर संविधान को बनाया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरा हुआ, इसका काम पूरा हुआ। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इसी दिन को की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी खुशी के उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही कारण का जिक्र किया कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, ये अपने समय के व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को सिर्फ लिखना पड़ता है, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूह और राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में तो संविधान है पर वह कागज़ का टुकड़ा था, किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है। भारत के जैसा नहीं है। कई देशों में संविधान तो है लेकिन वो एक कागज़ का टुकड़ा है, किताब का दस्तावेज है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता।
पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछले आधी सदी से ज़्यादा की अवधि की अगर हम बात करें तो अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान का एक असाधारण उपलब्धि है। तो हमारा संविधान बहुत उच्च स्तर का है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों के ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस सार्वभौम वैक्स मताधिकार नहीं था। उस समय जो था वो सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया। अभी आपके यहाँ एक लाइन आई थी कि जिनका जिक्र हम पहले ही कर चुके। इस लाइन के बारे में हम इस टॉपिक के अंतिम में एक एक करके सभी का जो प्रांतीय असेंबलियों में सदस्य थे और जिन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बारे में इस टॉपिक को पूरा होने के बाद हम समझेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व हो गया। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वैक्स मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी की तरह होता जैसा वैक्स मताधिकार के बिना था। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन्हीं पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अम्बेडकर, और उन्होंने एक प्रारूप बनाया कि संविधान किस प्रकार का होगा। संविधान के प्रारूप के प्रत्येक धारा पर कई दौरों की चर्चा हुई और 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। प्रारूप पर चर्चा हुई और कितने संशोधनों पर विचार हुआ उस समय? 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा के बाद 3 वर्ष लगभग और कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई इस प्रारूप के ऊपर, और सभा में इस प्रस्ताव को पेश किया गया और हर शब्दों पर वहाँ कहीं गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे खंड प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच के, उस संविधान में जो प्रावधान किए गए उसके पीछे क्या सोच रही, प्रत्येक बात को तर्क के द्वारा समझाया जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। तो जब संविधान की व्याख्या करनी है, उसके ऊपर बहस करनी है, तो ये जो उस समय 114 दिनों की हर बात पर चर्चा हुई, हर पहलू पर विचार विमर्श किया गया। तो इन दस्तावेजों के आधार पर ही बहस होती है, उनको व्याख्या उनकी की जाती है, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या करे या चाहे संसद के द्वारा संविधान के हर पहलू की व्याख्या की जाए। तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और किन्होंने इसे बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब्दुल कलाम आज़ाद
जन्म सऊदी अरब, शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता और राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणीय भूमिका रही इनकी। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। टी कृष्णमाचारी, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। तमिलनाडु के थे, प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, जिस प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनके ये सदस्य थे। उद्यमी और कांग्रेसी नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म बिहार में हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने ये। जयपाल सिंह, जन्म झारखंड में, खिलाड़ी और शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान और आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक। A.C. मुखर्जी, जन्म बंगाल में हुआ। संविधान के उपाध्यक्ष, संविधान बनाने की जो सभा थी उसके उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता रहे। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल रहे। जी दुर्गाबाई देशमुख, जन्म आंध्र प्रदेश में 1909 में। वकील और महिला मुक्ति की कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक और कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष रही। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया हुई और कुछ बुनियादी सवालों के ऊपर चर्चा कर भारतीय संविधान को बनाने का काम किया गया। हमने आज भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसका रास्ता कैसे निकल कर आया, उसके बारे में समझा। अगले वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में हम अंतिम में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को समझेंगे। उसके पश्चात हम भारत के संविधान के जो बुनियादी मूल्य में भारत की जो संविधान का दर्शन है, जिसके अंतर्गत हम कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का दर्शन समझेंगे, अफ्रीका के संविधान के लोगों का दर्शन संविधान का क्या है उसको समझकर हम भारतीय संविधान के दर्शन को समझेंगे और फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द के अर्थ को समझकर संस्थाओं का स्वरूप अंतिम में कैसा है उसको समझकर इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। फिर अंत में शब्दावलियों के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे इस अध्याय की। और आपको इस वीडियो के अंत के अंदर जो गृह कार्य दिया जा रहा है, जो अभ्यास प्रश्न इस पाठ के दिए जा रहे हैं, उनको आप अच्छे से सुंदर लेख में से अपने किताब में, कॉपी में ठीक से लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।